बोलो श्री कृष्ण भगवान की। हुक्म देव यादव, हुक्म नारायण यादव जी। कि कविता का उद्गम चीन से हुआ, उसी पर डॉक्टर लोहिया ने संसद में बहस छेड़ी थी। धन्यवाद। अपमान का बदला हम लोग लेंगे, भगवान लेंगे। ठीक है। और इनको भी सजा देंगे। जो त्रेता में राम है, वो द्वापर में कृष्ण है, वो कली में जगत के नाथ जगन्नाथ है। हे यादव, हे माधव, हे गीता का दुश्मन लोग बोले तो नहीं, क्या गीता बोलने नहीं दोगे? ये बड़ा भारी साजिश है भगवान कृष्ण के खिलाफ। हिंसा को बढ़ावा देता है, आतंक को बढ़ावा देता है, वैमनस्य को बढ़ावा देता है, हिंसा के लिए उग्रित करता है, कम्युनल टेंशन बढ़ाता है, लोगों को आपस में लड़ने की बात करता है। हेट्रेड पैदा कर रहा है गीता का जो उपदेश है, और इससे टेररिज्म की बात हो रही है। और भी एक इस्कन का टेम्पल तोड़ दिया गया है उधर। गांव गांव में गीतों को बेस करने के लिए लोग को इतना पनिशमेंट दिया गया है। भगवत गीता को समझना थोड़ा उतना आसान नहीं है, मुश्किल है। मेरे ख्याल से रूस वाले समझे नहीं होंगे। भगवत गीता के बारे में उसी रूस में, जिस रूस के राष्ट्रपति अभी भारत में आए हैं, वहाँ पे आज से लगभग 14 साल पहले भगवत गीता के बारे में ये दावा किया गया था कि भगवत गीता आतंक फैलाता है, एक्सट्रीमिज्म फैलाता है, कम्युनल हेट्रेड फैलाता है, लोगों के बीच में परस्पर जो है वो द्वेष फैलाता है। तो आपको कैसा लगेगा? और ये हुआ है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे 2011 में रूस के एक न्यायालय में भगवत गीता के ऊपर कोर्ट में केस चला है, और उस केस को 6 महीने तक लंबा खींचा गया। और अगर संभवतः भारत सरकार उसमें इंटरवेंशन नहीं करती तो भगवत गीता को उस किताबों की श्रेणी में डाला जा रहा था रूस के अंदर, जिस किताबों की श्रेणी में हिटलर का जीवनी, जिसे आप माई स्ट्रगल इंग्लिश में, या फिर मेरा संघर्ष, या फिर मेन काम्फ जर्मनी में कहते हैं, ऐसी किताबों की लिस्ट में भगवत गीता को शामिल किया जा रहा था। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, और हम ये भी बताएंगे आपको, ये हम इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें जब 19 दिसंबर 2011 को जब देश की संसद में इस मुद्दे के ऊपर बहस हुआ, तब लालू यादव ने बहुत ही कड़ाई से इसका विरोध किया था। और लालू यादव क्या, सभी ने इसका विरोध किया था, सरकार ने भी इसका विरोध किया था। और फिर 20 तारीख को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। और संभवतः अगर देश की पार्लियामेंट में इस तरह का बहस नहीं होता तो शायद उस समय गीता को बैन कर दिया जाता। हालांकि ये वही गीता है जिस गीता के बारे में प्रचार किया गया इस बार, या प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को ये गिफ्ट दिया भारत की तरफ से। उसी गीता को कभी रूस के अंदर ज़्यादा दिन नहीं, 14 साल पहले बैन किया जा रहा था, उसे प्रतिबंधित किताबों की श्रेणी में डाला जा रहा था। मामला कहाँ से शुरू होता है? मामला शुरू होता है जून 2011 में। जून 2011 में रशियन लैंग्वेज वहाँ पे अलग है, तो रशियन लैंग्वेज में किताब वहाँ पे छपा हुआ है, जिस किताब को भगवत गीता का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। और उस किताब का टाइटल है भगवत गीता एज इट इज, और इसके 1968 में लिखा गया है, कोई 2011 में नहीं लिखा गया है। तो 1968 से ये किताब वहाँ पे चल रहा है। इस्कॉन टेम्पल जो आप सुनते हैं, उसी संस्था इस्कॉन रसिया के द्वारा ये किताब वहाँ पे छापा गया था। 1968 से वो चल रहा था, और 80 अलग अलग भाषाओं में इस किताब का ट्रांसलेशन हो चुका है, जो कि देश के, दुनिया के अलग अलग बड़े बड़े प्रधानमंत्री ने इस किताब की तारीफ कर चुके हैं कि भगवत गीता का सबसे बढ़िया ट्रांसलेशन ये किताब है। और इसको ट्रांसलेट करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो राइटर हैं, उनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा। तो ये चल रहा था वहाँ पे, और जून में वहाँ पे एक ट्रायल स्टार्ट होता है कोर्ट के अंदर। ट्रायल क्यों स्टार्ट होता है? ट्रायल इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि रसिया के अंदर टॉमस स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके 3 प्रोफेसर लोग मिलकर के एक पिटिशन डालते हैं टॉमस स्टेट के हाई कोर्ट में, और वो डालते हैं कि भगवत गीता में ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे वाक्य हैं जो हिंसा को बढ़ावा देता है, आतंक को बढ़ावा देता है, वैमनस्य को बढ़ावा देता है, हिंसा के लिए उग्रित करता है, कम्युनल टेंशन बढ़ाता है, लोगों को आपस में लड़ने की बात करता है। और ये वो ऐसे ही नहीं कह रहे थे, ये वो कह रहे थे जो रूस का फेडरल एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ रशियन फेडरेशन, इनके द्वारा, यानी कि FSR के द्वारा एक
अपॉइंट किया गया था इन लोगों को, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी से थे, और इनको स्टडी करने के लिए कहा गया था। और ये स्टडी इसलिए कहा गया था इनको करने के लिए क्योंकि अमेरिका में बैठा हुआ कोई संस्था है जिसने कि एक रिपोर्ट पब्लिश किया। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका नाम था इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2011। तो इस रिपोर्ट में भगवत गीता के बारे में जिक्र हुआ, कितना इंटॉलरेंस है, और उसके आधार पे रसिया का जो सिक्योरिटी एजेंसी है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ रशियन फेडरेशन, इसने 3 प्रोफेसर को अपॉइंट किया जो कि टॉमस स्टेट यूनिवर्सिटी के थे, और उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि हाँ, गीता में तो ये सारी बातें हैं, गीता में तो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उग्रवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हिंसा को बढ़ावा देता है, युद्ध को प्रमोट करता है, ये सारी बातें उसमें कही गई। और उसके आधार पर फिर कोर्ट में ट्रायल हुआ शुरू जून में। टॉमस स्टेट के वहीं पे ट्रायल स्टार्ट होता है, और जून में जब ट्रायल होता है तो उस समय पे कोर्ट ये फैसला लेती है कि ये इतना आसानी से तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक सेलिब्रेटेड राइटर है, सेलिब्रेटेड कंट्री है, बहुत कुछ हो सकता है, इसको कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो कोर्ट ने अपने 3 नए एक्सपर्ट का ग्रुप अपॉइंट किया, और वो 3 एक्सपर्ट जो थे वो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जो रिलीजियस जो कहते हैं ना स्टडीज होते हैं, उनके एक्सपर्ट थे। वो कैमरोबो स्टेट यूनिवर्सिटी के थे। अब चूंकि स्टडी में टाइम लगता है तो जून में ये ट्रायल हो रहा था। फिर अगस्त में 11 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख, ये 3-4 दिन तक ट्रायल चला, और उस ट्रायल में ये फैसला हुआ कि कोर्ट 3 एक्सपर्ट का एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी, और वो फिर फैसला जो देगी उसके बाद फिर से ट्रायल शुरू होगा। तो अगस्त में ये हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने तक एक्सपर्ट कमेटी ने स्टडी किया, और फिर दिसंबर में इसका ट्रायल स्टार्ट होता है। ट्रायल जब दिसंबर में स्टार्ट होता है 2011 में, तब जाकर के भारत सरकार को कानो कान खबर लगती है, और तब भारत सरकार को ना कहिए, या भारत में ये खबर बननी शुरू हो जाती है कि रसिया में तो ऐसा कुछ चल रहा है गीता के खिलाफ। और तब जाकर के 19 तारीख को 19 दिसंबर 2011 को मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया, बोला कि ये गलत हो रहा है, और आप इनका वीडियो भी देख सकते हैं, वो पड़ा हुआ है अभी भी। गीता का दुश्मन तो बोले तो नहीं, क्या गीता बोलने नहीं दोगे? तो गांधी जी ने गीता को अच्छी तरह पढ़ा। गांधी जी गीता को एक बार नहीं पढ़ते ही रहते थे, चाहे 10 ही पेज पढ़ें, चाहे 15 पेज पढ़ें, एक बार पूरा पढ़ लेते थे। गांधी जी तो दोबारा गीता पढ़ना शुरू कर देते थे। लेकिन साइबेरिया के जो वहाँ एक वकील ने जो कहा है, वहाँ पर उसकी सरकार यदि पूरा सदन निंदा करे, सभापति जी आप ऐसा निर्देश दें जिससे गीता के पढ़ने पर रुचि हो जाए, पूरा का पूरा जो मैंने कहा प्राइमरी स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक। अगर ये पढ़ना शुरू हो गया तो गांधी जी का सपना पूरा होगा और कृष्ण भगवान का भी सपना पूरा होगा। गीता भगवान कृष्ण से संबंधित है, और दुनिया ने स्वीकार किया। देवताओं के महान देवता भोले बाबा ने भी कृष्ण को ऊंचा स्थान दिया, और कृष्ण ने शंकर बाबा को ऊंचा स्थान दिया, आप जानते हैं। और गीता का अपमान भगवान कृष्ण का अपमान है, और जो मॉस्को में हुआ है, जो रूस में हुआ है, हाँ वही साइबेरिया में हुआ, ये प्रचारित किया जा रहा कि हेट्रेड पैदा कर रहा है गीता का जो उपदेश है, और इससे टेररिज्म की बात हो रही है। ये बड़ा भारी साजिश है भगवान कृष्ण के खिलाफ। हे यादव, हे माधव, जितना भी हमारा लिखा हुआ ग्रंथ, पुराण ग्रंथ है, आप तो जानते हैं कि लिखा हुआ कृष्ण के विषय में। और ये अपमान दुनिया भर में, खास करके वहाँ पर जो अपमानित करने का जो काम हुआ है, इसको लोग पूरे भारत भर में, और कृष्ण को जानने वाले, गीता को जानने वाले, उपदेश से भरा पड़ा है। राजनीति करने वाले लोग गीता को ही आधार बना करके राजनीति करते,
दुनिया भर में कोई भी कहीं जहाँ भी महापुरुष हुए हैं, रूस जहाँ कम्युनिज्म है, साम्यवाद है, जहाँ लेनिन जी को हम मानते हैं, हम लोग देश में मानते हैं, कार्ल मार्क्स को मानते हैं। अगर ये परंपरा शुरू हुआ, इस तरह की प्रवृत्ति पैदा की गई है, तो निश्चित रूप से जितने कृष्ण भक्त हैं, गीता के जानने वाले लोग हैं, उनके मन में और गुस्सा और क्रोध होगा। हम लोग का इतना ही आग्रह है। ठीक है। ये संसद चल रहा है और संसद चल रहा है और सरकार यहाँ बैठी हुई है और एक शब्द भी सरकार की तरफ से प्रोटेस्ट के रूप में नहीं आ रहा है। जहाँ हम पूरे सदन की तरफ से हम इसकी निंदा करते हैं, वहीं सरकार से हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार स्पष्ट रूप में जो वहाँ हुआ है आक्षेप करे और वहाँ खबरदार करे इसको साइबेरिया को। हुक्म देव नारायण यादव जी। नहीं, बात ठीक है। इसको हम लोग आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी। बर्दाश्त नहीं करते। ये इसको बर्दाश्त करने जो ठीक है, बात ठीक नहीं है, है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद, अपमान धन्यवाद। का बदला हम लोग लेंगे, भगवान लेंगे। ठीक है। और इनको भी सजा देंगे। ये भी नहीं मानते, अगर नहीं एक्सेप्ट करते धन्यवाद। हैं। हुक्म देव नारायण यादव जी। नहीं, सरकार हस्तक्षेप करे और हस्तक्षेप करके वहाँ के सरकार को बिल्कुल प्रोटेस्ट के रूप में सदन की तरफ से प्रोटेस्ट प्रकट करे। अपने देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, अभी हाल ही में मॉस्को गए थे, रूस में गए थे। पता नहीं उन तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची। तो हम लोग की इतना ही अपेक्षा है, यही हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम इनसे आग्रह हम करते हैं, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। हुक्म देव यादव। हुक्म नारायण यादव जी। यूएनओस्को के द्वारा एक हिंदुस्तान का इतिहास, दुनिया का इतिहास लिखा गया था। उसमें रूसी एक विद्वान ने लिख दिया था कि कविता का उद्गम चीन से हुआ। उसी पर डॉक्टर लोहिया ने संसद में बहस छेड़ी थी और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन उस समय उसमें सदस्य थे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि इतिहास की गलती को न हम दोहरावें सदन में। और हमारे साथ जो वो गीता है, गीता किसी धर्म का नहीं है। और उस गीता को अगर कोई कह दे कि वह सांप्रदायिक है, वह कट्टरपंथी है, वह किसी धर्म विशेष का है, तो वह गीता का अपमान नहीं है, बल्कि यह मानवता का अपमान है, यह संपूर्ण सृष्टि का अपमान है, यह संपूर्ण मानव जाति का अपमान है और कृष्ण का अपमान 16 कला पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में जिनको हम मानते हैं। और अंतिम प्रार्थना यह करूंगा कि पश्चिम द्वारिका है और पूरब कामरूप है। कृष्ण की यात्रा द्वारिका से कामरूप तक जाती है, अर्थात कृष्ण ने भारत की पश्चिमी सीमा का निर्धारण द्वारिका में किया था और पूर्वी सीमा का निर्धारण कामरूप में किया था। पूरब और पश्चिम के भारत के भूगोल, भारत की इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की लोक मान्यता, लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भजन, लोक भवन, लोक संस्कृति, लोक कला की आधारशिला जिसने रखी थी, उसके उस गीता को अगर कोई कह दे जी सांप्रदायिक है, तो हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। यह संपूर्ण भारत का नहीं, मानवता का अपमान है। इसलिए सरकार सदन से केवल एक लाइन में हम यह प्रस्ताव पास करें कि गीता के जो कुछ भी गीता के संबंध में रूस में हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम गीता का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए। धन्यवाद। मैं इतना ही मानता हूं कि सरकार को इस पे कारगर पहल करके इस सवाल को हल करना चाहिए। और इसी निवेदन के साथ मेरी आपसे विनती है आपके माध्यम से कि सरकार जरूर इस पे पहल करेगी। यह देश भर के लोगों की इच्छा है, इसे सरकार समझेगी और इस पे पहल करके इस बेतुके फैसले को बदलवाने का काम करेगी। भगवत गीता को समझना थोड़ा उतना आसान नहीं है, मुश्किल है। मेरे ख्याल से रूस वाले समझे नहीं होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बोला कि रोज मैं गीता पढ़ता हूं, रोज एक नई समझ मुझे मिलता रहता है। ऐसा भगवत गीता हमारे भारत का ये इंटरेस्ट एक भारतीय ही समझ सकते हैं, कोई बाहर वाले समझना। इसका सार जो होता है वो हम में छुपा हुआ है। वो उसीलिए इस देश में इतना पॉवर्टी हो,
इतना डिफिकल्टीज हो, आपस में इतना लड़ाई हो, फिर भी जब मांगता है तो देश पूरा एक करके खड़े हो जाता है। इसीलिए कहा है गीता सुगीता कर्तव्या केमई शास्त्र विस्तर है। आप तो संत है, यू आर नॉलेजेबल सीयर ऑल्सो टू। मैंने ऐसा कहना है आपको, विनती मेरा है, जहाँ गीता पे है, रशिया में जो हुआ क्यों हुआ, प्रधानमंत्री जाने से पहले हुआ, और भी एक इस्कन का टेम्पल तोड़ दिया गया है उधर। गांव गांव में गीतों को बेस करने के लिए लोग को इतना पनिशमेंट दिया गया है, उसको रिप्लाई मिलना चाहिए। जो त्रेता में राम है, वो द्वापर में कृष्ण है, वो कली में जगत के नाथ जगन्नाथ है, उसके नाम पे हम नारा दे रहे हैं, उसको करना पड़ेगा। आप इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, मंत्री उत्तर देकर के हम बैठ जाएंगे आराम से उत्तर सुनने के बाद। और उसके बाद फिर संभवतः हो सकता है कि ये सब जब हुआ और भारत सरकार ने भी अपना रुख अपनाया, पुतिन को लिखा गया, राष्ट्रपति को लिखा गया, हर जगह ये चीज़ें बातें कही गई। हालांकि ये बात और है कि जो लोग इसको बैन लगाना चाहते थे, उन लोगों ने भी राष्ट्रपति को उसके पहले ही जून में ही लिख दिया था उनको लेटर कि इसके ऊपर बैन होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर सरकार का, रशियन सरकार का कोई स्टैंड नहीं आया था और रशियन सरकार का कोई स्टैंड आया भी नहीं, कोर्ट में ही मामला निपट गया। तो उसके बाद जब दिसंबर में ट्रायल स्टार्ट होता है तब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आती है और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में 3 लोग जो थे, 3 में से 2 लोगों ने कह दिया कि हाँ, इसमें तो वायलेंस है, इसमें तो आतंकवाद, उग्रवाद को बढ़ावा दिया जाता है, युद्ध को प्रमोट किया जाता है, हिंसा को प्रमोट किया जाता है। यानी कि 3 में से 2 अगर गीता के खिलाफ हो गया तब तो बैन लगाना पड़ेगा। तो तब जाकर के इस्कॉन संस्थान जिनके द्वारा ये किताब लिखा गया था, तब उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि सरकार का जो अंग है, यानी कि सरकार जो रसिया का ह्यूमन राइट कमिटी जो है रसिया का, उसके जो एक्सपर्ट हैं उसका ओपिनियन ले लिया जाए एक बार। तब फिर उनके ओपिनियन के लिए बुलाया जाता है और 28 दिसंबर को कहा जाता है कि उनका ओपिनियन लिया जाएगा और फिर केस का फाइनल वर्डिक्ट दिया जाएगा। इसी बीच में ऑलरेडी भारत की संसद में हो चुका है हल्ला हंगामा जो आपने देखा। उसके बाद फिर सरकार अपना ओपिनियन दे चुकी है, सरकार कम्युनिकेशन कर चुकी है डॉक्टर पुतिन से सबसे, और तब 28 तारीख को आता है वर्डिक्ट कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको बैन नहीं किया जा सकता है रसिया में। तो ये कहानी हमने इसलिए भी ज़रूरी बताया कि 2 इसके ज़रूरी एस्पेक्ट हैं। एक कि वही रसिया जो इस किताब को बैन कर रहा था, आज भारत से सबसे बड़ा गिफ्ट के रूप में रसिया के राष्ट्रपति पुतिन लेके गए हैं यहाँ से। और दूसरा कि जो लोग आज विपक्ष में बैठ के धर्म ग्रंथों का जब भी कोई बात होती है धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोलते हैं या उसके फेवर में नहीं बोलते हैं, उन्हें लालू यादव से सीखना चाहिए, मुलायम सिंह से सीखना चाहिए कि किस तरह से एग्रेसिव होकर के इन्होंने उसका विरोध किया था और पहल लिया था। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।